हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जेएस की क्लासेस कर रहे थे, यानी कि सामान्य अध्ययन की क्लासेस, जिसमें हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास चल रहा था। और आर्थिक विकास हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे सामाजिक विकास। तो आज की क्लास से हम सामाजिक विकास शुरू करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि हम आज से शुरू करेंगे सामाजिक विकास। आज की क्लास हमारी सामाजिक विकास की क्लास होगी। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का जो सिद्धांत था वो आपके किसने प्रतिपादित किया था। कार्ल मार्क्स ने, या आपके टोलकोट पार्सन्स ने, हॉर्बर्ट पार्सन्स ने, हॉर्बर्ट स्पेंसर ने, या अगस्त कॉम्टे ने। तो आपके जो तीन अवस्थाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपके अगस्त कॉम्टे ने। किसने प्रतिपादित किया था? अगस्त कॉम्टे ने। सामाजिक विकास के तीन चरणों का नियम फ्रांस के समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे की पुस्तक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी में विकसित एक विचार है। ये आपके फ्रांस के समाजशास्त्र थे। ये फ्रांस के समाज शास्त्री थे। ये आपके फ्रांस के समाज शास्त्री थे। और इनकी जो पुस्तक है आपकी द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, कोर्स द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, इनकी ये पुस्तक है। इसमें आपका एक विकसित विचार है, जो आपका क्या बताता है, यह बताता है कि समग्र रूप से समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान मानसिक रूप से कल्पित तीन चरणों के माध्यम से विकसित होता है। और वो चरण कौन कौन से आपके? पहले चरण है आपका धार्मिक चरण। दूसरा है आपका, पहला आपका धार्मिक चरण हो गया। दूसरा है आपका आध्यात्मिक चरण। दूसरा है आपका आध्यात्मिक चरण आध्यात्मिक चरण। और तीसरा क्या है आपका? तीसरा है सकारात्मक चरण। ओके, ये आपके तीन चरण है। सामाजिक विकास की तीन अवस्थाएं हैं। ये आपके मानसिक रूप से कल्पित तीन चरणों के माध्यम से विकसित होता है। आपका धार्मिक चरण, सकारात्मक चरण और आपका आध्यात्मिक चरण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपके सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अगस्त कोम्टे ने। ये आपके फ्रांस के समाजशास्त्र थे और इनकी पुस्तक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी इसमें ये आपके मिलता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है। कौन सा युग्म है आपका जो भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, आय, कैलोरी प्राप्ति, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, लिंगानुपात। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक युग्म है जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है। तो ये है आपका शिशु मृत्यु दर और आपकी साक्षरता। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और आपकी साक्षरता है। क्या क्या है आपकी? वो जो आपके जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन जीवन प्रत्याशा और आपके शिशु मृत्यु दर और आपकी साक्षरता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता है, ये आपकी जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है वो आपकी किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोरिस डी मोरिस और आपके यूएनडीपी, महबूब उल हक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है ये आपके विकसित किया गया है मोरिस डी मोरिस द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि आपका PQLI मोरिस डी मोरिस द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता तीनों को मिलाकर भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया। इन्होंने आपके जीवन प्रत्याशा प्लस शिशु मृत्यु दर मृत्यु दर प्लस आपकी साक्षरता, इन तीनों को मिलाकर इन्होंने इसका निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? आपके जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया। जो आपका PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। ये जो आपका PQLI है इसका अधिकतम मूल्य की बात करूं, अधिकतम मूल्य इसका 100 होगा और न्यूनतम मूल्य कितना होगा? इसका न्यूनतम मूल्य आपका 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति माना जाता है, जबकि 1 की ओर जाना खराब स्थिति का परिचायक होगा। जब आपकी ये 100 की तरफ बढ़ रहा है तो ये आपकी उत्तम स्थिति मानी जाती है, और जब ये आपका गिरता है मतलब 1 की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर आपकी खराब स्थिति मानी जाती है। जब ये आपका न्यूनतम होता है तो स्थिति आपकी खराब स्थिति मानी जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरिस डी मोरिस के द्वारा जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया था, और ये आपके इन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता इन तीनों को मिलाकर इसका निर्माण किया था। इसका अधिकतम मूल्य 100 होता है और न्यूनतम मूल्य 1 होता है। जब भी आपका 100 की तरफ जाता है मतलब अधिकतम होता है इसका मूल्य तो उत्तम स्थिति मानी जाती है, और जब भी आपके 1 न्यूनतम की तरफ होता है तो स्थिति खराब मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक, AS कादिर, अल्वा मिर्डल, अमर्त्य सेन। तो ये आपके जारी किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI यानी कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास प्रख्यात पाकिस्तानी अर्थशास्त्र जो है आपके महबूब उल हक के कुशल निर्देशन में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए किया गया था। ये आपके पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसमें सहयोग प्रदान किया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है ये इन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया था। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो आपके विकसित किया गया था वो महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये आपके पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, और ये सहयोग जो अमर्त्य सेन है इन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, समन्वित ग्रामीण विकास योजना ने, विश्व विकास प्रतिवेदन ने, सामुदायिक विकास योजना ने। तो आपके विकास के मानवीय पक्ष पर जो सबसे पहले ध्यान केंद्रित करने वाला था
किसने ध्यान केंद्रित किया था? आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि आपके यूएनडीपी ने ध्यान केंद्रित किया। इसने न केवल आय को अपितु आपके स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी मानव विकास को मापने की प्रक्रिया में अहम माना। इसने आपकी मानव की जो आय है, मानव की आय को स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी इसने न केवल आय को अपितु शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मानव विकास को मापने में अहम माना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के मानवीय पक्ष पर जो आपका सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने किया था, और इसने मानव विकास में आय को ही नहीं बल्कि आपकी स्वास्थ्य और शिक्षा को भी अहम माना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? कौन सा है जो आपके कौन सा विकास है जो एचडीआई की गणना में शामिल नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा, आपकी सामाजिक असमानता, प्रति व्यक्ति आय या आपका शिक्षा। तो जो आपके एसडीआई में शामिल नहीं किया जाता है, एसडीआई जिसको आपके शामिल नहीं करता, वो है आपका सामाजिक असमानता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक के तहत आपके स्वास्थ्य आयाम का आकलन जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का आयाम और आपके आकलन स्कूलिंग अवधि के औसत वर्ष एवं अनुमानित वर्ष तथा जीवन स्तर आयाम को आकलन प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो आपका सामाजिक असमानता है ये एचडीआई की गणना में शामिल नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई में किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है? एचडीआई में आपके किन संकेतांकों का प्रयोग किया जाता है? आय स्तर, शिक्षा, पर्यावरण की स्थिति या आपकी संभावित जीवन अवधि या आयु। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो आपके जो एचडीआई में शामिल किए जाते हैं, जिनका एचडीआई में उपयोग किया जाता है, वो है आपके, एक तो आपका आय स्तर है, दूसरी है आपकी शिक्षा और फोर्थ नंबर पर आपकी संभावित जीवन अवधि या आयु। मानव विकास का तात्पर्य केवल अर्थव्यवस्था की समृद्धि के बजाय मानव जीवन की समृद्धि का विस्तार करना है। मानव विकास के सूचकांक में आय स्तर, शिक्षा तथा संभावित जीवन अवधि या आपकी आयु को सम्मिलित किया जाता है। इनका आपके संभावित जीवन अवधि या आयु को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आय स्तर और आपकी शिक्षा और संभावित जीवन अवधि यानी कि आयु, इन्हें ही आपके एचडीआई ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में मानव विकास सूचकांक में इन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में ऊपर स्थान मिल सकेगा? तो किसके विकास में आपके अपर स्थान मिल सकेगा? शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, किसानों को अधिक साख, अधिक बच्चों का स्कूल जाना, अधिक प्रौढ़ का साक्षर होना। तो आपके किन सुधारों में से, किन निम्नलिखित सुधारों में से सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिलेगा? तो आपके किस में सुधार होना चाहिए? एक तो आपका अधिक बच्चों का स्कूल जाना होना चाहिए और एक आपका अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना।
जब आपके अधिक बच्चे स्कूल जाएंगे तथा प्रौढ़ों की साक्षरता में सुधार आएगा तो मानव विकास सूचकांक के तहत शैक्षिकरण सूचकांक में सुधार होगा और तभी भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अव्वल स्थान मिलेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि आपके अधिक बच्चे स्कूल जाएंगे और अधिक प्रौढ़ साक्षर होंगे तभी आपके जो यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक है एचडीआई ह्यूमन डेवलप इंडेक्स उसमें भारत को अपर स्थान मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस संगठन किस संस्था ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा है? कौन सी संस्था है, कौन सा संगठन है जिसने भारत के आर्थिक विकास पथ को एक तो आपके रोजगारहीन कहा है, जड़ विहीन कहा है, निष्ठुर, आवाज विहीन कहा और आपके भविष्य रहित कहा है? आपकी आईएमएफ है, आईएमएफ, ये आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक है, या आपका यूएनडीपी है, यूएनडीपी या आपका डब्ल्यूटीओ है। तो भारत को ये सब आपके कहा है एंड आपके यूएनडीपी ने, किसने कहा है? यूएनडीपी ने। वर्ष 1996 की मानव विकास रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा गया। तो यूएनडीपी द्वारा देशों के नीति निर्माताओं को नीति निर्धारण के समय उक्त तथ्यों की ओर ध्यान देने की अपील भी की गई थी। ये आपके 1996 में कहा गया था। ठीक है, कब कहा गया था? ये आपके 1996 में कहा गया था। किसने कहा था? यूएनडीपी ने कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। न आपके जो संगठन है यूएनडीपी संगठन, जो यूएनडीपी संस्था है, उसने भारत के आर्थिक विकास, भारत को नहीं, जो आपके विकसित देश थे, ठीक है, जो आपके विकास पथ पर अग्रसर थे, विकासशील देशों के आर्थिक पथ को राज्य आपके रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा गया। और यूएनडीपी ने कहा भी था कि जो आप देश के नीति निर्माता हैं उनको नीति निर्धारण के समय उक्त तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? भूटान है, जापान है, स्वीडन है या आपका स्विट्जरलैंड है? तो सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुनने वाला जो देश है जो है आपका, वो है भूटान। तत्कालीन भूटान नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक की पहल पर आपके वर्ष 1972 में, कब आपके 1972 में भूटान ने सकल राष्ट्रीय सुख यानी कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रोस नेशनल ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि आपके जीएनएच ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस सकल राष्ट्रीय सुख जीएनएच को प्रगति का सूचक चुना। वर्तमान में खुशी सूचकांक को मापने के लिए 3 तत्वों को शामिल करते हैं। आपके वर्तमान में जो खुशी सूचकांक है, खुशी सूचकांक में आपके 3 तथ्य शामिल किए जाते हैं। एक है आपका जीवन संतुष्टि है, और इसके बाद है आपका जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और आपका पर्यावरण, ये तीनों शामिल किए जाते हैं वर्तमान आपके खुशी सूचकांक में। ओके, इन 3 तत्वों को एक सूत्र में डालकर खुशी सूचकांक तैयार किया जाता है वर्तमान में आपके जो खुशी सूचकांक है ये इन तीनों से ही तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय सुख यानी कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस जीएनएच को भूटान ने
प्रगति का सूचक चुना था। कब चुना था? आपके 1972 में चुना था। और वर्तमान में जो आपका खुशी सूचकांक है, वर्तमान में खुशी सूचकांक को मापने के लिए 3 तत्वों को शामिल करते हैं। और वो तत्व आपके कौन कौन से हैं? पहला है आपका जीवन संतुष्टि, दूसरा है आपका संभावित आयु और तीसरा है आपका पर्यावरण। इन तीनों को एक सूत्र में डालकर खुशी सूचकांक तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपके वर्तमान में खुशी सूचकांक इन तीनों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है? मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। कारण है आपका सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर और आपका ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, यानी कि आपका कथन सही है। कथन जो है हमारा मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, बिल्कुल सही है आपका। और दूसरा जो कारण है हमारा सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है, तो हमारा कारण भी सही है। और कारण आपकी सही एक्सप्लेनेशन करता है, सही व्याख्या करता है अभिकथन की। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। आपके जो HDI है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, इसके स्थान से, इसकी दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। कारण है आपका इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। केरल जो है इसमें आपकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। भारत में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की दर है वो आपके केरल में ही है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा कथन भी सही है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से यानी कि आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। और कारण जो है हमारा, कारण जो है इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है, ये भी सही है, कारण भी सही है। लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। देश में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, आपके जो सन 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। तो इसलिए आपके दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन जो आपका कारण है वो सही व्याख्या नहीं है कथन की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपका कौन से कथन सत्य हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन आपका सही है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त
स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होती है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। कौन सा सही आपका? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक आपका, ना ही दो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है आपका? दूसरा कथन सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना में आपके केंद्र एवं राज्य का योगदान 60-40 है, जबकि हिमालय और पूर्वोत्तर के राज्य के लिए यह अनुपात आपके 90-10 का है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपके केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 के अनुपात में है। लेकिन बात करें हिमालय और पूर्वोत्तर की, हिमालय और आपके और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां पर ये अनुपात आपका 90-10 का हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरा कथन सही है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी आपकी 60-40 के अनुपात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामाजिक सुरक्षा अधिनियम सन 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल आपके ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, सभी श्रेणी के श्रमिकों को। तो जो आपकी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम सन 2008 था, उसके अंतर्गत आपके कौन कौन आते हैं, किन किन को आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है? तो ये आपके केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम सन 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? कब आप इसका शुभारंभ हुआ था? 15 अगस्त सन 2002 में, 31 मार्च सन 2003 में, 18 जून सन 2004 में, 12 अप्रैल सन 2005 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल सन 2005 में। कब हुआ था? 12 अप्रैल सन 2005 में हुआ था। देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपके 12 अप्रैल सन 2005 को प्रारंभ किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। ग्राम स्तर से जिला स्तर तक प्रक्रियात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। राज्यों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो जो आपका ये कार्यक्रम आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है, ये आपका कथन सही नहीं है। जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है आपके, ये सन 2005 में आया था। कब शुरू किया गया था? आपके सन 2005 में आपके स्टार्ट हुआ था। और इस समय आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना आपकी प्रभावित थी उस वक्त? कौन सी योजना चल रही थी? तो उस वक्त आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पंचवर्षीय योजना सन 2005 में ही आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सन 2005 में आया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना उस वक्त आपकी चल रही थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी सन 2002 से 7 तक रही थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कार्यक्रम आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ नहीं किया गया था, ये आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया था सन 2005 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के तहत के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या कहते हैं। जो आपका एनआरएचएम है यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, उसके अंतर्गत जो आपके ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उन्हें क्या कहते हैं, उषा, आशा, एएमडब्ल्यू या आपके पूजा। तो उन्हें क्या कहते हैं, आपके उन्हें कहते हैं आशा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 12 अप्रैल आपके सन 2005 को, ये मिशन आपके कब शुरू हुआ था, ये आपके 12 अप्रैल सन 2005 को शुरू किया गया था। और इस मिशन के तहत प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आशा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी, 1983 में, 1987 में, 1976 में या 1980 में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी आपके 1983 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की गई थी और आपके वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा ही स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपके सन 2017 में घोषित की गई थी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई आपके, ये हुई थी 1983 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शबरी संकल्प अभियान का संबंध है। शबरी संकल्प अभियान जो है इसका संबंध किससे है, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, स्वास्थ्य आपके स्वयं सहायता समूह के लिए योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो शबरी संकल्प अभियान का जो संबंध है, शबरी संकल्प अभियान आपके किससे संबंधित है, शबरी संकल्प अभियान संबंधित है आपके राष्ट्रीय पोषण अभियान से। शबरी संकल्प अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान आपसे संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य आपके कुपोषण को मिटाना है। इसका उद्देश्य क्या है आपका, इसका उद्देश्य है आपके कुपोषण को मिटाना, कुपोषण को मिटाना। क्या उद्देश्य है आपके शबरी संकल्प का, पोषण को मिटाना इसका उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शबरी संकल्प आपके राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संबंधित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। आपके बाल विकास की परियोजना के अंतर्गत कौन नहीं आता, पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और आपका परिवार नियोजन। तो जो आपकी परिवार आपकी बाल परियोजना, बाल विकास परियोजना में सम्मिलित नहीं है वो है आपका परिवार नियोजन। 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च की गई थी आपके समन्वित बाल विकास परियोजना। कब आपके आई थी, ये आई थी आपके 2 अक्टूबर 1975 में आई थी। ठीक है, और इसमें आपकी बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह योजना और ये योजना आपके बच्चों आपके जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके साथ साथ गर्भवती और आपके स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 6 सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समन्वित बाल विकास परियोजना में आपके परिवार नियोजन नहीं आता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से आपके समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं होती, पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों को निशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो कौन सी सेवा है आपके जो ICDS के तहत नहीं प्रदान की जाती, तो वो है आपकी बच्चों को निशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को निशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण करने का प्रावधान नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोर्स से सही उत्तर चुनिए।
सूची एक में आपके कार्यक्रम दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनका प्रारंभ वर्ष है, तो आपको बताना है कि कौन सा कार्यक्रम आपके कब प्रारंभ हुआ था। तो आपके अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था आपके? ये प्रारंभ हुआ था आपके 1976 में। आपके समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये आपके 1975 में प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम आपके 1983 में शुरू हुआ था और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपके सन 2005 में आया था। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम आपके 1976 में आया। समन्वित बाल विकास योजना आपके 1975 में आई। आपके राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम आपका 1983 में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपका सन 2005 में आया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपकी योजना है, दूसरी सूची में उनका आपका प्रारंभ वर्ष है। तो पीएम जन आरोग्य अभियान जो है ये आपके कब शुरू हुआ? ये आपके सन 2018 में प्रारंभ हुआ। पीएम वय वंदन योजना जो है ये आपके सन 2017 में आई। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये आपके सन 2016 में आई। और जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान आपके आया सन 2014 में। ओके, तो आपकी पीएम जन आरोग्य योजना ये कब आई? आपके सन 2018 में। पीएम वय वंदन योजना सन 2017 में और आपकी पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना सन 2016 में। स्वच्छ भारत अभियान आपके सन 2014 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आपके सन 2016 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौशल विकास पहल जो है आपकी क्रियाशील कब हुई थी? आपके कौशल विकास पहल क्रियाशील कब हुआ? फरवरी सन 2005 में, फरवरी सन 2006 में, आपके मई सन 2007 में या आपके अप्रैल सन 2010 में। तो कौशल विकास पहल जो है ये आपकी क्रियाशील कब हुई थी? ये आपकी क्रियाशील हुई थी मई सन 2007 में। ठीक है, कौशल विकास पहल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मई सन 2007 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जो आपकी कौशल विकास पहल थी ये आपके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मई सन 2007 में प्रारंभ की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई सन 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में आपके प्रशिक्षित करना था। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल आप एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही है कौशल भारत अभियान के संदर्भ में? तो यहाँ पर आपका जो पहला कथन है, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई सन 2015 में की थी, यही आपका सही है। जो आपकी प्रधानमंत्री द्वारा कौशल भारत अभियान जुलाई सन 2015 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य दीर्घ अवधि एवं अल्प अवधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को नियोजनीय कौशल से संपन्न करना था, तकनीक में प्रशिक्षित नहीं करना था। इसमें आपके नियोजनीय कौशल नियोजनीय कौशल में संपन्न कराना था, नियोजनीय कौशल से संपन्न कराना था युवाओं को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ही कथन सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई सन 2015 में की थी और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके युवा को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके इस अभियान के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य दीर्घावधि एवं अल्प अवधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को नियोजनीय कौशल से संपन्न कराना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अटल नवोन्मेषण मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। अटल नवोन्मेषण मिशन यानी कि AIM जो है ये आपका किस विभाग की प्रमुख पहल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। तो ये जो योजना है आपकी अटल नवीनमेष जो मिशन है आपका, ये आपके किससे संबंधित है, ये नीति आयोग की से संबंधित है। किसकी पहल है आपके, नीति आयोग जो है इसकी पहल है। अटल नवीनमेष मिशन AIM भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक अग्रणी पहल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सही नहीं है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। तो निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या आपके कौन सा कथन सही है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आपका यहाँ पर आपको बताना है कि निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो निधि कार्यक्रम के संबंध में जो आपके कथन सही है वे आपके दोनों कथन सही है। निधि कार्यक्रम आपका छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विचारों एवं नवचारों को सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरित करने के लिए निधि प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य आपके प्रतिवर्ष 20 छात्र स्टार्टअप्स को वित्तीय रूप से सहयोग प्रदान करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो आपके भारत में कब शुरू की गई थी। 26 जनवरी सन 2015, 28 अगस्त सन 2014, 5 सितंबर सन 2014 या 8 दिसंबर सन 2014 में। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में शुरू की गई थी आपके 28 अगस्त सन 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खुलवाना है। यह योजना इसकी घोषणा जो हुई थी आपकी 15 अगस्त 2014 में घोषणा की गई थी। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को आपके समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इन्हें समय के क्रम में लगाना है आपके। तो आपकी पहले कौन सी योजना आई थी, अटल आपकी सुकन्या समृद्धि योजना आपके 22 जनवरी सन 2015 को लॉन्च हुई थी। 22 जनवरी सन 2015 में। अटल पेंशन योजना आपके आई थी 9 मई सन 2015 में। 9 मई सन 2015 में। मेक इन इंडिया योजना आपके 25 सितंबर सन 2014। 25 सितंबर सन 2014 और प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त सन 2014। 28 अगस्त सन 2014। तो भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समय क्रम में आपके व्यवस्थित करना है। तो पहले आपकी आती है सबसे पहले 28 अगस्त में आपके सन 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसके बाद आपकी मेक इन इंडिया आएगी 25 सितंबर सन 2014 में। फिर उसके बाद आएगी आपकी 22 जनवरी सन 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना। फिर उसके बाद आएगी आपकी अटल पेंशन योजना 9 मई सन 2015 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, इसे ऑप्शन ई रखिए तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है भारत में कब प्रारंभ हुई? अप्रैल सन 2015 में, मार्च सन 2015 में, फरवरी सन 2015 में, जनवरी सन 2015 में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपके भारत में शुरू हुई थी जनवरी सन 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उद्घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी सन 2015 को आपके पानीपत हरियाणा में, पानीपत हरियाणा में की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था जनवरी सन 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना जो है आपकी किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो जो आपकी स्वावलंबी योजना है, स्वावलंबी योजना आपकी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करती है। स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले आपके नौराड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, ये आपके वर्ष 1982 1982 टू 83 में पूरे देश में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत व्यवसाय में प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने या स्वरोजगार करने में मदद करना है। और आपकी जबकि सन 2010 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना आपके शुरू की गई थी। तो स्वावलंबन योजना आपके सन 2010 में शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्व आधार योजना है। स्व आधार योजना आपके अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए या वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। तो स्व आधार योजना जो है ये आपके कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ वर्ष यानी कि आपके प्रारंभ कब हुई थी? तो सन 2001-2 में आपके प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्व आधार गृह लाया जाता है तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्व आधार योजना आपकी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताने की कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना आपके 1993 में आई थी। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में आई थी। महिला सामर्थ्य योजना आपके 1989 में आई थी। और आपकी राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना सन 2003 में आई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका महिला सामर्थ्य योजना। महिला सामर्थ्य कार्यक्रम आपके वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था, ना कि 1989 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। महिला समृद्धि योजना 1993 में आई थी, महिला सशक्ति योजना 1998 में और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन आपके सन 2003 में आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। महिला सामर्थ्य योजना प्रारंभ हुई थी आपकी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 1992 में, 1993 में, 1994 में या आपके 95 में? तो भारत में महिला समृद्धि योजना जो शुरू की गई थी आपकी, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। भारत में महिला समृद्धि योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना को,
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को, महिला समाख्या को, या आपके प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना को। तो जो आपकी प्रस्तावित जननी सुरक्षा है वो किसको प्रतिस्थापित करेगी? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को प्रस्तावित करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 12 अप्रैल सन 2005 को निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित आपके जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। कब के प्रारंभ हुई थी आपकी जननी सुरक्षा? ये आपके 12 अप्रैल सन 2005 को 12 अप्रैल सन 2005 को आपकी प्रारंभ की गई। इस योजना ने पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया। ये आपके राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को प्रस्तापित इसने किया है, इसका स्थान जननी सुरक्षा ने ले लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य? जननी सुरक्षा जो योजना है आपके, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। तो आपका इसका उद्देश्य क्या है जननी सुरक्षा योजना का? तो इसका उद्देश्य आपका मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। 12 अप्रैल सन 2005 को ये आपके जननी सुरक्षा कार्यक्रम जो योजना है 12 अप्रैल सन 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। सन 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? कौन सा आपका कार्यक्रम महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊर्जा कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम मुख्य रूप से आपके अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ प्रत्येक जिले के चयनित गांवों में ग्रामीण समूहों के लिए खाना पकाने, हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था से प्रयोजनार्थ न्यूनतम घरेलू आवश्यकता को पूरा करने वाला कार्यक्रम है। जबकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके अक्षय ऊर्जा से संबंधित है, अक्षय ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध है। एबीसी सूचकांक जो आपके भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है उसका संबंध किससे है? कृषि से, संचार से, स्वास्थ्य से, या आपके शिक्षा से। तो एबीसी जो सूचकांक है उसका संबंध है आपका स्वास्थ्य से। एबीसी सूचकांक अर्थशास्त्रियों द्रेज, रितिका खेड़ा और सुधा नारायण द्वारा विकसित एक सूचकांक है जिसका अर्थ आपका शिशु और बालकों की उपलब्धता सूचकांक है। एबीसी यानी कि अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। एबीसी यानी कि अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज, achievement of babies and children index and children index। ओके, तो इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण, स्कूल जाने के 4 संकेतकों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबीसी जो आपका सूचकांक है ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आपके किसका एक हिस्सा है? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, भारत निर्माण का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, गरीबी निवारण कार्यक्रमों का। तो ये आपके किसका एक हिस्सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये आपके एक हिस्सा है भारत निर्माण का। भारत सरकार ने आपके 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया था और आपके 1 अप्रैल 2009 से आपके ग्रामीण जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है इसकी आपकी शुरुआत हुई थी।
इसका मतलब नाम चेंज कर दिया गया था। तो 1 अप्रैल सन 2009 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नाम दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत निर्माण का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संगम योजना का उद्देश्य है। संगम योजना का क्या उद्देश्य है? शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा, विकलांगों की सहायता। तो संगम योजना का उद्देश्य है आपका, संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की सहायता। संगम योजना प्रारंभ कब हुई थी? संगम योजना आपके प्रारंभ हुई थी 15 अगस्त 1996 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में गठित किया जाता है। संगम नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियां संपन्न कराने हेतु आपके 15,000 रुपए की सहायता प्रावधान कराए जाने का प्रावधान। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता है और ये आपके प्रारंभ कब हुई थी? 15 अगस्त 1996 में ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संकल्प परियोजना जुड़ी है, किसके समापन से जुड़ी है? निरक्षरता के, पोलियो के, बेरोजगारी के, HIV के या आपके एड्स के। तो संकल्प परियोजना किसके समापन से जुड़ी है? ये आपके HIV और एड्स के समापन से जुड़ी है। संकल्प परियोजना HIV एड्स के समापन से जुड़ी है। ये आपके हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक परियोजना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पंचायत राज व्यवस्था में ग्रामीण जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है? तो ये आपका ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि आपकी प्राथमिक शिक्षा है, स्वास्थ्य रक्षण है, पेयजल है, आवास है और आपका ग्रामीण सड़कें हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आपके प्रारंभ कब हुई थी? तो ये आपके सन 2000 और सन 2001 में प्रारंभ हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। सहकारिता आंदोलन M.K. गांधी संबंधित है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट से अल्बर्ट मायर संबंधित है, अधिक अन्न उपजाऊ J.L. नेहरू संबंधित है और सेवाग्राम प्रोजेक्ट आपके विनोबा भावे से संबंधित है। तो आपका यहाँ पर जो सही सुमेलित है वो है आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट आपके अल्बर्ट मायर से संबंधित है। ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना आपके 1947 में की गई थी, लेकिन इसे शुरू कब किया गया? ये आपके सितंबर 1948 में ये आपके शुरू किया गया। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, जो आपके 1944 में अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ भारत आए थे। प्रारंभ में 64 गांवों के साथ परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन इसे 97 गांवों तक बढ़ा दिया गया। बाकी आपके जो बाकी ऑप्शन है आपके गलत है, सही आपका ऑप्शन बी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट आपके अल्बर्ट मायर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ट्राइमेस एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षात्मक तैयारियों का। तो ट्राइमेस जो आपका कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है, किसका कार्यक्रम है? ये आपके ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। ट्राइमेस यानी कि आपके ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थ घटक के रूप में अगस्त आपके 1979 में ये प्रारंभ हुआ था। अगस्त 1979 में ये प्रारंभ की गई थी। इस योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को वरीयता दी गई। अप्रैल 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइसेम आपका एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? ये अधीन है आपके नाबार्ड के। वर्ष 1995-96 में आपके भारत सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए की प्रारंभ पूंजी के साथ नाबार्ड के अधीन ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि की स्थापना की गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? आपके 1995-96 में हुई थी। और ये आपके कितने? ये आपके 2000 करोड़ रुपए के साथ हुई थी। 2000 करोड़ रुपए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता? ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। तो कौन सा आपका RDIF के अंतर्गत नहीं आता? तो RDIF के अंतर्गत नहीं आता है आपका ग्रामीण उद्योग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? RBI, नाबार्ड, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो कौन सी आपकी एक संस्था है जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? वो है आपकी नाबार्ड। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना कब हुई थी आपकी? नाबार्ड की स्थापना 1995 to 96 में ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीय हेतु की गई थी। 1982 में स्थापित नाबार्ड 1982 में स्थापित नाबार्ड द्वारा इसके अर्थ प्रबंध का संचालन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ट्राइसेम आपके अगस्त 1989 में प्रारंभ हुई थी। NREP अक्टूबर 1980 में, JRY अप्रैल 1995 में, SGSY आपके अप्रैल 1999 में। तो आपको बताना है कौन सा एक आपका सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है JRY जो है आपकी, ये कब प्रारंभ हुई थी? जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1979 को आपके प्रारंभ हुई थी। 1 अप्रैल 1989 में आपके प्रारंभ हुई थी, ना कि 1995 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले से आखिरी तक लगाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो पहले आपकी कौन सी योजना आई थी? पहले आई थी आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फिर उसके बाद आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आई। फिर उसके बाद पहले आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, फिर उसके बाद आती है आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और उसके बाद आपकी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। जो आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, ये आपके सन 2000 से 2001 में आपके प्रारंभ हुई। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये आपके 1995 में आया। और आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये आपके 1993 यानी कि 1993 में आई। और आपकी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना ये आपके सन 2001 में आई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो पहले आपके समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, फिर उसके बाद आता है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर उसके बाद आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, फिर उसके बाद आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया आपका? ये आपके 1980 में आया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आपकी 1999 में आई। और आपकी राष्ट्रीय
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये आपके सन 2006 में आया। और प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आपके कब आई? ये आपके सन 2014 में आई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपोर्टेंट क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।